हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेंडी। आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एनजीके 2022 के 12th एपिसोड में स्वागत है। दिस एग्रीकल्चर करंट अफेयर सीरीज, ये जो सीरीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग आईसीआर जेआरएफ एग्जाम, आईसीआर एसआरएफ एग्जाम या जो दूसरे स्टेट पीएचडी के एग्जाम है, जहाँ पे भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। एंड इसके साथ साथ ये जो हमारा एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए या जो भी दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, नाबार्ड के एग्जाम है या बीएचयू के एग्जाम है, ये दूसरे पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम है, राइट। ये एएसआरबी एओ का जो मेंस का एग्जाम होगा, राइट। तो आज के डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज जितना हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे चैनल को एंड स्टे ट्यून विद सिंशिया ब्रेंडी। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर का हमारा एपिसोड है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफर ब्रेकफास्ट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। अभी रिसेंटली इस स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि जैसे कि मिड डे मील स्कीम जो है, उसमें फूड प्रोवाइड किया जाता है स्कूल्स में बच्चों को, स्पेशली ड्यूरिंग द लंच टाइम में। अभी कौन सी ऐसी स्टेट है भारत में जिसने ये अनाउंस किया है कि वो ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, तमिलनाडु, राइट। आप देख सकते हैं कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, राइट, तो उन्होंने ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर श्री एम.के. स्टालिन, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा स्टूडेंट्स को स्कूल्स में फ्रॉम द क्लास 1 to 5, राइट। तो इस तरह से तमिलनाडु जो है हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफर द ब्रेकफास्ट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो तमिलनाडु जो है भारत में पहला राज्य बन गया है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ब्रेकफास्ट भी ऑफर करेगा स्टूडेंट्स को। कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स को? फर्स्ट से 5th क्लास के स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल न्यूट्रिशनल स्कीम है टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। ओके, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए एक प्रकार की स्पेशल स्कीम है, राइट। अगर हम मिड डे मील स्कीम की बात करें तो उस केस में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु जो था पाइनियर था इन द मिड डे मील स्कीम में, एज द फर्स्ट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड मील्स टू द चिल्ड्रन had been taken by the erstwhile Madras Municipal Corporation around 1920। तो हम ये देख सकते हैं कि एक तरह से मिड डे मील स्कीम को लॉन्च करने में तमिलनाडु एक तरह से पायनियर था। इवन इन 1920 में जब मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, तो उस टाइम भी जो फर्स्ट इनिशिएटिव लिया गया था कि बच्चों को मील प्रोवाइड किया जाए, तो वो भी तमिलनाडु का ही रोल था वहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा आया जब, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में भी आप देख सकते हैं कि जो तमिलनाडु है बस अगेन द पायनियर विद द चीफ मिनिस्टर के कामराज रोलिंग आउट ए स्कूल फीडिंग स्कीम इन 1956। तो उस टाइम भी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने 1956 में एक फूड फीडिंग स्कीम जो है वो लॉन्च की थी स्कूल्स में। तो हम कह सकते हैं कि मिड डे मील स्कीम्स के लिए तमिलनाडु जो स्टेट थी वो पाइनियर थी स्टार्टिंग से ही, प्री इंडिपेंडेंस से ही, राइट। तो ये जो स्कीम है इसके बाद लेटर एमुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन द शेप ऑफ व्हाट्स टुडे नोन एज मिड डे मील स्कीम, उसी को आज हम मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारा, रिसेंटली इन विच स्टेट वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट टू प्रमोट रेनफेड फार्मिंग। अभी रिसेंटली कौन से राज्य में वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट रेनफेड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आपका उत्तराखंड। ओके, आप देख सकते हैं कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट वर्थ 1000 करोड़ का फॉर टेकिंग रेन फेड फार्मिंग टू द न्यू हाइट्स इन द हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 1000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है रेन फेड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या रखा गया है? The project named Uttarakhand Climate Responsive Rain-Fed Farming Project। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वाटरशेड डिपार्टमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है।
और इस प्रोजेक्ट का एक एम ये भी रखा गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जब ये प्रपोज किया गया था कि टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना। ओके, तो ये भी एक इसका एम था, मतलब एक तरह से हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है उसको प्रमोट करना। ओके, नेक्स्ट है साइंटिस्ट ऑफ विच स्टेट आर लुकिंग फॉर द जीआई टैग फॉर द रेड एंड चटनी। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सामने आई थी कि जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, या रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो रिकमेंड की है और एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की है कि जो रेड एंड चटनी है उसको जीआई टैग दिया जाए। तो किस स्टेट में ऐसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, उड़ीसा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो रेड एंड चटनी है, रेड एंड की अगर हम बात करें तो ओइकोफाइला स्मैरेगडीना जो है रेड एंड कहते हैं, जिसको हम यहाँ रेड बीवर एंड्स भी कहते हैं। तो एक तरह की ऐसी एंट है जिससे कि आप सभी लोग जो हैं वो इसके जो स्टिंग से डरते हैं, ठीक है, उससे बचते हैं, ठीक है। बट ऐसे भी स्टेट्स हैं हमारे देश में कि जहाँ पे इसकी चटनी बनाई जाती है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि पीपल इन द ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ उड़ीसा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो इसका जो पेनफुल बाइट्स होते हैं तो इस चटनी को यूज, इस आंट को, इस चींटी को यूज करते हैं एक पेस्ट बनाने के लिए, जिससे कि एक चटनी बनाई जाती है, एक टेस्टी और स्पाइसी चटनी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये जो रेड एंड चटनी होती है जिसको खाया जाता है, एक तरह से एक सेमी सॉलिड वाटरी पेस्ट होता है, जो कि मेनली जो मयूरभंज रीजन है उड़ीसा में, वहां पे इसको कंज्यूम किया जाता है, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो इसी संदर्भ में जो साइंटिस्ट हैं वो करंटली उन्होंने एक प्रेजेंटेशन सबमिट की है, एक एप्लीकेशन सबमिट की है कि इस रेड एंड चटनी को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो वो दिया जाए। ओके, तो इस ये जो लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को दिया गया है, ठीक है, रिगार्डिंग द एक्नोलॉजमेंट ऑफ द काई चटनी जीआई टैग। तो ये जो रेड एंड चटनी है इसको काई चटनी भी कहते हैं उड़ीसा में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज ऑफ उड़ीसा, जो लोकल कम्युनिटी है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो रेड एंड चटनी है इसको क्या कहा जाता है? काई चटनी कहा जाता है। ओके, अब इसकी काई चटनी की अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू देखो, ठीक है, इस रेड एंड चटनी की न्यूट्रिशन वैल्यू देखो तो इसमें 18 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसके साथ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और साथ में दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें, कैल्शियम, जिंक एंड विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सॉल्ट एंड कॉपर। तो इस तरह के आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो चटनी है दिस इज वेरी हेल्पफुल इन एनहांसिंग द इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत इसका रोल है, ठीक है। नेक्स्ट आता विच स्टेट टॉप द रैंकिंग इंडेक्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अभी रिसेंटली 2022 में किस स्टेट ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, ओडिशा है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो उड़ीसा हैज रैंक्ड नंबर 1 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो 2022 में जो उड़ीसा राज्य है उसको पहला स्थान मिला है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है उसका दूसरा स्थान है, और आंध्र प्रदेश जो है उसका थर्ड रैंक है, ठीक है। तो ये जो अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया, तो फर्स्ट रैंक किसका? उड़ीसा का, सेकंड पे यूपी उत्तर प्रदेश, थर्ड पे आंध्र प्रदेश, राइट। अब इसमें अगर हम माइनर स्टेट्स की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी है विच इंक्लूड आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स और आइलैंड स्टेट्स की अगर हम बात करें, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न, हिमालयन और आइलैंड स्टेट, इन तीनों को कॉम्बिनेशन में बात करें तो इसमें जो पहला रैंक आया है वो किस स्टेट का है? त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा वाज रैंक नंबर 1। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नंबर 2 पे, एंड सिक्किम जो है वो थर्ड पोजीशन पे है अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न, हिमालयन एंड आइलैंड स्टेट्स में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं उड़ीसा ने पहला स्थान हासिल किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, और कितना स्कोर मिला? 0.836। यूपी का स्कोर कितना था? 0.797। एपी की बात करें तो 0.794, और फोर्थ स्टेट पे आप देख सकते हैं कि फोर्थ रैंक पे गुजरात है, उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, देन मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड झारखंड, ठीक है। केरला की 11th पोजीशन है, फॉलोड बाय तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान, ठीक है।
और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स एंड एंटाइटल्स, ठीक है क्या, 75% जो रूरल पॉपुलेशन है एंड 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिले अंडर द टारगेटेड पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर हम बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की तो ये कब लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 2007 में लॉन्च हुआ था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 जुलाई 2022 एट, अभी रिसेंटली इसी मंथ 6 जुलाई को भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट 2022 वो ऑर्गेनाइज किया गया 6 जुलाई 2022 को। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, मुंबई में, न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में। इसका राइट आंसर है आपका बी, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे, नास कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इंडियाज एनिमल हेल्थ समिट 2022 6 से 7 जुलाई को हुआ था, नास कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली में। आप देख सकते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है श्री परसोत्तम रूपाला जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया भारत का पहला एनिमल हेल्थ समिट 2022 और ये कहाँ पे हुआ, नास कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव कहता है कि टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हेल्थ टुवार्ड्स द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रीज फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, कि मतलब एनिमल हेल्थ का भारत का जो न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी का जो मिशन है उसमें उसको फुलफिल करने में कितना बड़ा रोल है, उसके साथ साथ उसका कितना ज्यादा रोल है हमारी रूरल इनकम बढ़ाने में। ठीक है, और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना ज्यादा रोल है हमारी एनिमल हस्बेंड्री का। इसमें आप देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, किस दिन, तो इसको राइट आंसर है आपका बी, 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग डे हर साल। तो जो हर साल 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए टू एनकरेज द पीपल टू कट डाउन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, ताकि वो प्लास्टिक बैग के यूज को कट डाउन कर दें। अब इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं प्लास्टिक बैग्स की, तो आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स को डिसइंटीग्रेट होने के लिए लगभग 100 to 500 ईयर्स लगते हैं। ठीक है, तो कितना डेंजरस है। एंड वी मेक 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स हर साल, हम लगभग हर साल 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग बनाते हैं। एंड वी ओनली यूज प्लास्टिक बैग्स फॉर 25 मिनट्स पर यूज, और लगभग हम 25 मिनट के लिए एक प्लास्टिक बैग को यूज करते हैं पर कैप्टा अगर हम बात करें तो। और हर मिनट इन द वर्ल्ड, एवरी मिनट अराउंड द वर्ल्ड वी यूज 1 मिलियन प्लास्टिक बैग्स, और हर एक मिनट में हम लगभग 1 मिलियन प्लास्टिक बैग यूज कर लेते हैं। और हर साल जो प्लास्टिक बैग जो होता है वो किल करता है कितने, 1 लाख मेरीन एनिमल्स को किल करता है, मारता है। ठीक है, मेरीन एनिमल्स जो है उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बिसाइड्स बीइंग बैड फॉर द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक बैग्स आर पुअरली डिजाइंड एंड दे आर रेयरली गेट्स रिसाइकल्ड। वो इतनी, उनका जो डिजाइन सिस्टम होता है, इतना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी इतना पुअर है कि उनको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए प्लास्टिक बैग का जो कट करना है, उसका यूज करना, उसको यूज को रिड्यूस करना वो जरूरी है। Next is scientists in 2022 created a genome edited tomato to enhance the vitamin D level using, अभी रिसेंटली 2022 में साइंटिस्ट ने जीनोम एडिटेड टोमेटो जो है वो डेवलप किया टू एनहांस द विटामिन डी लेवल्स। ठीक है, ताकि विटामिन डी को लेवल को बढ़ाया जा सके। जनरली जो विटामिन डी का मेन सोर्स क्या होता है, आपकी सनशाइन होती है, राइट। अगर हम वेजिटेबल्स में बात करें तो मशरूम जो है उसका एक सोर्स माना जाता है, अच्छा सोर्स माना जाता है अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो। ठीक है, इसके अलावा एग्स वगैरह में दूसरी स्पीसीज में पाया जाता है। बट अभी रिसेंटली 2022 में साइंटिस्टों ने जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा टोमेटो में विटामिन डी लेवल को बढ़ाया है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि उसको एज ए सोर्स यूज कर सकते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए ह्यूमंस में। तो कौन सी जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, टेलन, क्रिस्पर कैस9, जिंक फिंगर न्यूक्लियस या प्राइम एडिटिंग को, जिसका राइट आंसर है आपका बी, क्रिस्पर कैस9। आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड जेनेटिकली एडिटेड टोमेटो ईच कंटेनिंग एज मच एज प्रोविटामिन D3। प्रोविटामिन D3 जो है वो क्या होता है, प्रिकर्सर होता है विटामिन डी का। तो विटामिन डी का प्रिकर्सर क्या होता है, प्रोविटामिन D3। और इसमें विटामिन डी लेवल कितना है, एज 2 एग्स, जितना कि 2 एग्स में होता है या 1 टेबल स्पून ऑफ टूना में होता है। ठीक है, अभी आउटडोर फील्ड ट्रायल जो है जो जीनोमेटेड टोमेटोज के वो किए जाएंगे अभी यूके में, अभी नेक्स्ट मंथ से। और अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो ये जो जीनोमेटेड टोमेटो है इट कुड सर्व एज ए इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ योर विटामिन डी।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में 13 to 19% ऑफ ब्रिटेन जो है दे हैव द लो विटामिन डी लेवल है, ठीक है। और विटामिन डी हमें पता है हमें चाहिए होता है हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और मसल्स के लिए, ठीक है। और हमारा जो मेन सोर्स होता है विटामिन डी का, न्यूट्रिएंट का, वो होता है हमारा सनशाइन होती है, ठीक है। जो कि सनशाइन में क्या होता है कि जो प्रोविटामिन डी होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है जो एक्टिव विटामिन डी लेवल होता है हमारी बॉडीज में, ठीक है। अब टोमेटो प्लांट्स जो क्रिएट किए गए हैं जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो हम कह सकते हैं कि दे विल एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहते हैं। नेक्स्ट इज which country recently has opened the world's largest repository for the beans, cassava and tropical forests? अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ने दुनिया की सबसे बड़ी रिपोजिटरी ओपन की है फॉर द बीन्स, कसाबा एंड ट्रॉपिकल फॉरेजेस के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, कोलंबिया में। एक्चुअली इसमें CIEAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर वो भी एक इन्वॉल्व है जो कि आपका कोलंबिया में ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कोलंबिया ने अभी ओपन किया है दुनिया का सबसे बड़ी रिपोजिटरी फॉर द बीन्स के लिए, ठीक है, बीन्स के लिए, कसाबा के लिए एंड ट्रॉपिकल फॉरेजेस के लिए। कहाँ पे? नियर द काली इन द सिटी ऑफ इन काली, जो कि एक सिटी है इन कोलंबिया में, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ये जीन बैंक होगा इसका ट्रॉपिकल फॉरेजेस का, बीन्स का और कसाबा का, कोलंबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है NLR 3238 इज ए न्यू वैरायटी ऑफ। NLR 328 जो है एक नई वैरायटी है किस क्रॉप की? तो राइट आंसर है पैडी की। तो आप देख सकते हैं कि जो नई वैरायटी है NLR 328 किसके द्वारा डेवलप की गई? एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन नेलोर के द्वारा, ठीक है। और ये जो वैरायटी है इसकी आप देखिए रिजल्ट जो है एट पार है विद द चेक वैरायटी कौन सी थी? BPT 5204। अब हम NLR 3238 की अगर बात करें तो इसमें जिंक कंपोजिशन जो है क्वाइट हाई है, ठीक है, 22.5% है, ठीक है, ग्रेन की अगर हम बात करें तो। और इसके अलावा ये जो वैरायटी है दिस इज वाइबल टू कल्टीवेट इन ऑल द सीजन्स में, हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिंक एनरिच्ड वैरायटी है पैडी की NLR 3238। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, सिंसियर ब्रेंडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सौरभ सिंह @agrihot_gk_IRA के नाम से है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके साथ थैंक यू, जय हिंद।